नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा 10वीं में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 8 जल संसाधन के भाग प्रथम का अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसके परिचय के बारे में, जल संसाधन के परिचय के बारे में अध्ययन करते हैं। जल प्रकृति की अनुपम देन है जो पृथ्वी पर समस्त क्रियाओं को गति प्रदान करता है। पृथ्वी पर जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सबको गति कौन देता है? वो जल के द्वारा होता है। पृथ्वी के धरातल पर 71% जल और 29% स्थल है। इस जल का 97% भाग महासागरों में खारे पानी के रूप में और शेष 3% जो जल है वो उपयोग करने के योग्य है। देखो, जो अधिकांश जल है हमारी पृथ्वी का, यानी 97% भाग खारे पानी के रूप में है और केवल 3% भाग ही उपयोग के लिए है। इस जल का भी 69% हिम रूप में और 30% भूमिगत जल रूप, मतलब इसमें से भी 30% तो भूमिगत रूप में है और जो 69% है वो बर्फ़ के रूप में पाया जाता है। जो शेष 1% जल है इसका उपयोग मानव पेयजल यानी पीने के लिए, सिंचाई के लिए और आर्थिक क्रियाओं के लिए करता है। भारत में कुल उपयोग योग्य जल की उपलब्धता 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर है। कितनी है? 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर। इसमें से केवल 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर जल का ही उपयोग किया जा सकता है। केवल उपयोगी जल है। इस मानव उपयोगी जल में से 690 बिलियन क्यूबिक मीटर सतही जल और 433 बिलियन क्यूबिक मीटर भूजल का भाग है। सन 2000 में भारत में जल की कुल आवश्यकता 634 बिलियन क्यूबिक मीटर और सन 2025 में यह जो मांग है जनसंख्या बढ़ने के साथ कितनी हो गई? 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगी। कब तक? 2025 तक, क्योंकि इस दौरान जनसंख्या में भी वृद्धि होगी तो जायज़ है कि हमें पानी की भी आवश्यकता अधिक होगी। तीव्र जनसंख्या वृद्धि और वैश्विक उष्णता का मतलब है तापमान में वृद्धि। इससे जल संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण जल का समुचित प्रबंधन और संरक्षण आवश्यक हो गया है। देखिए, जल संसाधनों के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहे हैं, जो जिस हिसाब से तापमान बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए जल का समुचित प्रबंधन या संरक्षण बिल्कुल आवश्यक हो गया है। यानी हमें जल को बचा के रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। देखिए, जल संरक्षण क्या है या जल प्रबंधन किसे कहते हैं? वर्षा जल का जो अधिकांश भाग है वो नदियों के माध्यम से समुद्रों में व्यर्थ चला जाता है। आई बात समझ में? तो जो जल का जो अतिरिक्त भाग होता है वो कहाँ चल जाता है? वो व्यर्थ रूप में बहकर समुद्रों में पहुंच जाता है। इस व्यर्थ होने वाले जल का सदुपयोग बढ़ती जनसंख्या की मांग की पूर्ति और मानसून की अनियमितता के कारण सूखे और अकाल से निपटने के लिए उचित प्रबंध आवश्यक होता है। देखिए, जो व्यर्थ पानी जाता है नहरों का, नदियों का, समुद्र के अंदर, उस का जो हम उपयोग है बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग के लिए और मानसून की अनियमितता और सूखे क्षेत्र और अकाल से निपटने के लिए उचित प्रबंधन आवश्यक होता है। देखो, इस पानी का हम प्रबंधन करेंगे, इसको संभाल के रखेंगे, बचा के रखेंगे, तो इसका उपयोग हम अकालग्रस्त क्षेत्रों में, जहाँ सूखा पड़ता है, वहाँ पे इस जल का उपयोग कर सकते हैं।
देश में आज़ादी के बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं आरंभ की गई। देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसी के बाद से हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया जाता है और इन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जो कई बहुउद्देशीय योजनाओं का निर्माण भी किया गया, आरंभ की गई, जिससे बाढ़ और सूखे की समस्या से बचाव होने लगा। वहीं बिजली, पेयजल आपूर्ति, सिंचाई, मछली पालन और पर्यावरण के संरक्षण में भी सहयोग मिला। इन बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। देखिए, जो ये बहुउद्देशीय योजनाओं का निर्माण किया गया, इन परियोजनाओं को जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या कहा? आधुनिक भारत के मंदिर। भारत में इन परियोजनाओं का संचालन राज्य और केंद्र सरकार के माध्यम से किया जाता है। देखो, जो ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, उनका जो संचालन है राज्य सरकार भी करती है और केंद्र सरकार भी करती है। देखिए, कौन कौन सी योजनाएं जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। केंद्र सरकार के द्वारा जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, रिहंद, दामोदर, हीराकुंड, कोसी, टिहरी परियोजना आदि का जो क्रियान्वयन है वो कौन करता है? इसका संचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा कुछ ऐसी परियोजनाएं भी हैं जिनकी जिम्मेदारी, जिनके संचालन का जो जिम्मा है राज्य सरकार पर होता है। उनमें राज्य सरकार के माध्यम से, जैसे चंबल परियोजना, कहाँ की संयुक्त परियोजना है ये? राजस्थान और मध्य प्रदेश की। ऐसे ही नागार्जुन सागर परियोजना जो आंध्र प्रदेश में है, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, मयूराक्षी और फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल में है। इसके अलावा माही परियोजना गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना, और मचकुंड परियोजना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, जैसी विभिन्न परियोजनाएं को संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। देखिए, यहाँ पे इन चित्र के माध्यम से, इस ग्लोब के माध्यम से हमारे जल की स्थिति को दर्शाया गया है। जो ये वृत्त है, इसके अंदर जो लाल रंग से जो दर्शाया गया है, 69% जो भूभाग है हिमानियों के रूप में है, यानी बर्फ़ के रूप में है। बाकी का जो 30% जो जल है वो भूमिगत जल है, यानी जल का जो भाग ज़मीन के अंदर पाया जाता है ये भूमिगत जल है, जो 30% है। इसके अलावा बचता है हमारे पास केवल 1% जल, जो कि अन्य रूप में काम में लिया जाता है। इसी प्रकार ये देखिए, दूसरा है पृथ्वी पर जल की स्थिति। तो जो नीले ग्लोब वृत्त के अंदर जो दिखाया गया है, इसका 97% भाग कैसा है? खारा है, जो उपयोग योग्य नहीं है, जिसको हम उपयोग में नहीं लेते हैं। इसके अलावा जो 3% जो भाग दर्शाया गया है लाल रंग से, ये शुद्ध जल का रूप है। देखिए, यहाँ पे कुछ हम प्रमुख परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में। देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना 1948 में आरंभ होकर 1963 में पूर्ण हुई। इसका प्रारंभ कब हुआ? 1948 में, और ये 1963 में पूर्ण हुई। देश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण परियोजना जो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट स्थापित है।
कहाँ पे बनाई गई है ये भाखड़ा नांगल परियोजना? ये है हिमाचल प्रदेश राज्य में सतलज नदी पर बिलासपुर के निकट ये परियोजना बनाई गई है और भारत की बहुउद्देश्य परियोजना में इसका प्रमुख स्थान है। यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। कितने राज्यों की परियोजना है? 3 राज्यों की, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। इसका उद्देश्य सतलज और यमुना के मध्यवर्ती भागों में सिंचाई, विद्युत, पेयजल की आपूर्ति के द्वारा आर्थिक विकास करना है। देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है, सतलज और यमुना नदी के मध्यवर्ती जो भाग है वहाँ पे सिंचाई के लिए सिंचाई, विद्युत और पेयजल की आपूर्ति करवाना है ताकि वहाँ का आर्थिक विकास हो सके। इस योजना के तहत 2 बांध पंजाब के अम्बाला ज़िले में बनाए गए हैं। इस भाखड़ा नांगल परियोजना के इस योजना में 2 बांध बनाए गए हैं पंजाब के अम्बाला ज़िले में। पहला बांध है भाखड़ा बांध और दूसरा नांगल बांध। भाखड़ा बांध जो कि 518.16 मीटर लंबा और 167.64 मीटर ऊंचा है। लंबाई कितनी है इसकी? देखो, 518.16 मीटर तो लंबा है और 167.64 मीटर ये ऊंचा है। सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित विश्व के सीधे खड़े बांधों में यह सबसे बड़ा बांध है। विश्व के अंदर जितने भी सीधे खड़े हुए बांध हैं उन सब में ये सबसे बड़ा बांध है जो कि सीमेंट और कंक्रीट से बना हुआ है। दूसरा, भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे, भाखड़ा बांध जो बनाया गया है इससे 13 किलोमीटर नीचे एक स्थान है नांगल। यहाँ पे दूसरा बांध बनाया गया है जो कि भाखड़ा बांध के अतिरिक्त जल को संचित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। जो नांगल बांध बनाया गया है नांगल स्थान पर, वो किस लिए बनाया गया? भाखड़ा के अतिरिक्त जल को एकत्रित करने के लिए। इन बांधों से सिंचाई के लिए भाखड़ा नहर, सरहिंद नहर, नांगल नहर, बिस्त दोआब नहर और नरवाना नहरें निकाली गई है तथा विद्युत गृह और कोटला तथा गंगवाल में 2 अन्य नहरें निकाली गई है। देखिए, अगला आता है हमारे पास दामोदर घाटी परियोजना। देखिए, दामोदर घाटी परियोजना के बारे में हम अध्ययन करें। स्वतंत्र भारत की प्रथम महत्वपूर्ण परियोजना जो कि पश्चिमी बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद आती है हमारी दामोदर घाटी परियोजना। कहाँ स्थित है ये पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। इसे पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। तो इसे पश्चिमी बंगाल में शोक कही जाने वाली दामोदर नदी पर 1948 में आरंभ किया गया। जो ये परियोजना है दामोदर नदी पर बनाई गई, 1948 में इसका कार्य शुरू हुआ। यह नदी पश्चिमी बंगाल में मार्ग परिवर्तन, अपरदन और बाढ़ के लिए कुख्यात थी। कुख्यात यानी काफ़ी नुकसान करती थी। यह नदी छोटा नागपुर के पठार के पूर्व की ओर बिहार और झारखंड में 290 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 240 किलोमीटर बहकर हुगली नदी में गिरती है। कहाँ पे? देखो, बिहार और झारखंड में 290 किलोमीटर बहती है और पश्चिम बंगाल में 240 किलोमीटर बहती हुई ये जो नदी है ये हुगली नदी में गिरती है। बाराकर, बोकारो और कोनार इसकी सहायक नदियां हैं। इस नदी के द्वारा 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बाढ़ और अपरदन से प्रभावित होता है। अपरदन का मतलब देखो, मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। इसलिए भारत सरकार ने अमेरिका की टेनेसी यानी TVC
घाटी परियोजना निगम के प्रारूप में के अनुसार भारत में दामोदर घाटी यानी DVS निगम की स्थापना की। इस परियोजना का जो उद्देश्य था पश्चिम बंगाल और झारखंड के नदी घाटी का आर्थिक विकास करके स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में सुधार करना था। जो ये नदी घाटी योजनाएं बनाई गई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? वहाँ के स्थानीय निवासियों के जीवन में सुधार करना। इस योजना में बाराकर नदी पर मेंथान, बाल पहाड़ी व तिलैया बांध, बोकारो नदी पर बोकारो बांध, कोनार नदी पर कोनार और दामोदर नदी पर अघर बांध, बरमो बांध, बाल पहाड़ी पर 8 बांध, बाल पहाड़ी 8 बांध, एक दुर्गापुर में अवरोधक बांध, बोकारो, चंद्रपुर और दुर्गापुर में 3 जल विद्युत घरों का निर्माण किया गया तथा 2500 किलोमीटर नहरी प्रणाली का विकास किया गया। अब आती है हमारे पास हीराकुंड परियोजना। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की महत्वाकांक्षी योजना जो कि उड़ीसा के शोक के नाम से प्रसिद्ध नदी महानदी पर भारत सरकार के द्वारा उड़ीसा राज्य में स्थापित की गई। देखो, अब हमने पहले पढ़ा दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, उसी प्रकार जो ये महानदी है इसको उड़ीसा का शोक कहा जाता है। महानदी जो कि छत्तीसगढ़ में बस्तर की पहाड़ियों से निकलकर उड़ीसा और नदी घाटी क्षेत्रों में मानसून काल में बाढ़ की स्थिति पैदा करती है। देखो, मानसून काल में जब वर्षा का समय होता है तो इन नदियों में वर्षा के कारण इतना पानी का जल स्तर बढ़ जाता है कि आसपास के क्षेत्रों में जो घाट वो है वहाँ पे क्या है, बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। शेष समय में सूखे और अकाल स्थिति उत्पन्न रहती है। देखो, केवल मानसून के दौरान ही ये बाढ़ की स्थिति होती है, बाकी समय तो वहाँ पे सूखा और अकाल रहता है। भारत सरकार ने 68 करोड़ रुपए की लागत से संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर की ओर हीराकुंड बांध बनाया। देखिए आगे कौन सा बांध बनाया? ये बांध बनाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।